हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेखन कला और शहरी जीवन या तथा शहरी जीवन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न पेपर में हर बार आते हैं, ठीक है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों हम लोगों का कि आखिर मेसोपोटामिया का अर्थ होता क्या है, ठीक है ना बच्चों। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो देखो बच्चों, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो मेसोपोटामिया की यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। मेसोपोटामिया एक यूनानी यानी दो यूनानी भाषा के शब्द मैसोस प्लस पोटेमोस से बना है। मैसोस का मतलब होता है बच्चों नदी, ठीक है ना। यानी मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? दो नदियों के मध्य स्थित शहर। और ये कौन सा शहर था? मेसोपोटामिया। और कौन सी नदियाँ थी? दजला और फरात, दो नदियों के बीच स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लोग कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया करते थे? तो मेसोपोटामिया की पहली भाषा कौन सी थी बच्चों? सुमेरियन थी या सुमेरियन थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया, 2400 के आसपास सुमेरी लोगों की जगह जो है वो अक्कदी लोगों ने ले ली, तो इसलिए इसकी भाषा कौन सी? अक्कदी बन गई। इसके बाद 1400 के आसपास यहाँ आरामाइक लोगों का प्रवेश होने लग गया और इस तरीके से आरामाइक इसकी तीसरी भाषा बन गई। और आरामाइक से मिलती जुलती भाषा थी, कौन सी थी? तो आरामाइक से मिलती जुलती भाषा थी हिब्रू भाषा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मेसोपोटामिया के प्रमुख नगरों के नाम बताइए। तो कौन कौन से नगर थे? जैसे उरुक हो गया, मारी हो गया, बेबीलोनिया हो गया, उर हो गया। ये मेसोपोटामिया कहते बच्चों प्रमुख नगर थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था। तो बच्चों, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था कि पहला क्या था बच्चों कि जो बाइबल है, बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में क्या है बच्चों? सिमार शब्द का उल्लेख मिलता है। और सिमार का अर्थ क्या होता है? सुमीरे ईंटों से बना शहर या भूमि। और इसके साथ साथ यूरोप वासी क्या करते थे? मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। इसलिए क्या होता था, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बन चुका था। चलो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि दुनिया को आखिर मेसोपोटामिया ने दिया क्या है, ठीक है ना। हर बार पेपर में आता है बच्चों। तो दुनिया को मेसोपोटामिया सबसे बड़ी दिन क्या? कालगणना, ठीक है ना। गणित ये हमें किसने दिया? मेसोपोटामिया ने, ठीक है। इसके साथ साथ 1800 के आसपास क्या है, कुछ ऐसी पट्टिकाएँ मिली है हमें जिसपे गुना, भाग, चक्रवर्ती ब्याज, वर्गमूल, है ना बच्चों, ये सारी जानकारी मिलती है। तो इससे पता चलता है कि भाई इन्होंने ही हमें ये जानकारी दी है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे हमें बताते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार पूरे वर्ष में कितने 12 महीनों को बांटा गया है, ठीक है। ये जानकारी हमें मेसोपोटामिया के लोगों ने दी है। यहाँ तक कि एक हफ्ते में कितने, देखो एक हफ्ते में विभाजन में एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, ठीक है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और आज ये सब हमारे दैनिक जीवन का क्या बन चुका है? हिस्सा बन चुका है ना बच्चों। इसके साथ सूर्य चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है ना, वर्ष मास दिन के अनुसार उनका हिसाब किताब रखना, ये सारी जानकारी हमें मेसोपोटामिया के लोगों ने दी है। इसके साथ साथ शहरीकरण का विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ। रात को आकाश में तारों और तारोमंडल की स्थिति के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी मेसोपोटामिया के लोगों ने दी थी, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई थी, है ना। और चाक का प्रयोग हमें इन लोगों ने ही सिखाया है, ठीक है। तो सारी ये है मेसोपोटामिया की उपलब्धियाँ या विश्व को देन। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। देखो आप सभी को पता होगा मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके पूर्वी हिस्सों में क्या है? ऊंचे नीचे पहाड़, मैदान, है ना बच्चों। इसके साथ साथ क्या है बच्चों? यहाँ स्वच्छ झरने हैं, जंगली फूल है और अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। मेसोपोटामिया खेती की शुरुआत 7000 से लेकर 6000 वर्ष पहले हुई थी, है ना। और मेसोपोटामिया के उत्तरी भागों में स्टेपी घास के मैदान है, इसलिए यहाँ खेती से ज़्यादा पशुपालन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उत्तरी भाग में क्या, सर्दियों में वर्षा के वक्त यहाँ भेड़, बकरियाँ और छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं, जो पशुओं के पालन के लिए, पशुओं के भोजन का एक स्रोत बन जाता है ना। और मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है बच्चों, जिसे रेगिस्तान है, यही वह भाग था जहाँ सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था। नगरों का विकास सबसे पहले यहीं हुआ है। इसके साथ साथ दक्षिणी भाग में ही सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ था, है ना बच्चों। इस क्षेत्र में जो फरात और दजला नदियाँ जो है ना, वो अपने साथ क्या करती थी? उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, ठीक है। और फरात नदी की धाराएं सिंचाई के लिए क्या किया था? यूज़ किया जाता था। नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। और खजूर के जो फल पेड़ होते थे
वो गर्मियों में खूब फल दिया करते थे। तो ये था मेसोपोटामिया की जो क्या है भौगोलिक विशेषताएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व होता है। तो पहला क्या है बच्चों, श्रम विभाजन। अब श्रम विभाजन का मतलब क्या है कि बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ होता क्या था, जैसे शहरों और नगरों में बड़ी संख्या में जो लोग रहने वाले थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था और खाद्य उत्पादन, व्यापार और इन सब में शामिल हुआ करते थे। वहाँ के लोग क्या करते थे, अपने सभी कार्य स्वयं थोड़ी ना करते थे। ठीक है, उनको भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए अन्य लोगों पर क्या होना पड़ता था, निर्भर रहना पड़ता था। और यही क्या कहलाता है, श्रम विभाजन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर उदाहरण बात करूँ कि सपोज करो कोई मूर्ति बनाने वाला है, तो कोई मूर्ति बनाता है तो चलो मिट्टी तो लेके आ जाएगा, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए जो औजार होता है वो खुद थोड़ी ना बनाता है, वो कहीं और से लेके आता है। इसके साथ पेंट वो खुद थोड़ी ना बनाता है, वो किसी और से लेकर आता है ना बच्चों। तो इस तरीके से क्या होता था कि शहरी अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी, श्रम विभाजन। दूसरा था बच्चों सामाजिक संगठन। अब सामाजिक संगठन का मतलब क्या था, शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ताकि क्या हो सके, जैसे कि संगठित व्यापार, वस्तुओं का भंडारण या संग्रहण करने या उनको बांटने आदि के ठीक प्रकार किया जा सके। इसके लिए क्या करते थे, इसके लिए कुछ लोग आदेश देते थे और कुछ आदेशों का पालन करते थे। ये कार्य लिखित रूप में होता था, इसे ही कहते थे सामाजिक संगठन। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही कैसे होती थी। तो देखो बच्चों, आप सभी को पता है मेसोपोटामिया खाद्य सामग्री से तो काफ़ी समृद्ध था, लेकिन वहाँ हमेशा खनिज सामग्री का क्या होता था, अभाव रहता था। ठीक है ना, दक्षिण का जो ज़्यादातर भाग था वहाँ जैसे औजार मोहरे बनाने के लिए पत्थरों की क्या होती थी, कमी होती थी। मेसोपोटामिया में आभूषण बनाने के लिए यहाँ कोई धातु नहीं थी, कोई भी धातु यहाँ नहीं थी। मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, इसके लिए तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से क्या करते थे, वो खनिज सामग्री को मंगाया करते थे और उसके बदले में क्या करते थे, काफ़ी मात्रा में खेती के पर्याप्त फसलें क्या कर देते थे, उन्हें दे दिया करते थे। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ क्या होता था, मेसोपोटामिया में व्यापार का सामान आयात निर्यात करने के लिए बैलगाड़ियों में से ज़्यादा खर्चा होता था, क्योंकि बैलगाड़ियों में सामान को ले जाया जाता था। ठीक है, पशुओं के चारे की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ठीक है ना, और पशुओं से सामान की ढुलाई के लिए भी चारे की आवश्यकता होती थी, इससे काफ़ी खर्च होता था, है ना बच्चों। और शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने में क्या थी, असमर्थ थी। इसलिए मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, सामान को आयात निर्यात करने के लिए जल परिवहन का प्रयोग करते थे, क्योंकि इसमें कोई चारे व्यवस्था करना नहीं होता। नदियाँ क्या होता, नदियों की धाराएँ और हवा की वेग से क्या होता था, ये चला करती थी। और उन दिनों क्या होता था बच्चों, जो फरात नदी होती थी, कौन सी नदी थी बच्चों, उन दिनों जो फरात नदी थी वो विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मेसोपोटामिया की लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि लेखन कला मानव सभ्यता के विकास के लिए किस प्रकार मील का पत्थर साबित हुआ। देखो आप सभी को तो पता है बच्चों कि मेसोपोटामिया जो पहली पट्टिका पाई गई थी वो 3200 ईसा पूर्व में पाई गई थी, है ना, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र जैसे कि बैलों के, मछलियों के, रोटी के लगभग 500 सूचियाँ मिली है। ठीक है ना, उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए, मतलब कि जैसे मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण उपलब्धि केवल तभी संभव हो पाए जब लेखन कला का क्या हुआ बच्चों, विकास हुआ। जैसे कि लेखन कार्य के लिए वो क्या करते थे, लेखन कला का किस लिए यूज़ करते थे, लेन देन के लिए करते थे। ठीक है बच्चों, अब वो लोग क्या करते हैं, मेसोपोटामिया चिकनी मिट्टी जो नहीं होती, चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गीला करके उसे गूथा करते थे। ठीक है ना बच्चों, फिर तक सरकंडे की तीखी नोक पर क्या करते थे, नोक से उस पर लिखा करते थे। इस गीली पट्टिका को फिर बाद में क्या करते थे, वो धूप में सुखा दिया करते थे। धूप में सुखाने के बाद क्या हो जाता, ये मजबूत हो जाता था और इस प्रकार से प्रत्येक हिसाब के लिए क्या होता था, एक नई पट्टिका बनाई जाती थी। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों, लेखक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। लेखन का इस्तेमाल क्या होता था बच्चों, यानी लेखन कला का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, जैसे शब्दकोश बनाने के लिए, है ना, डिक्शनरी, है ना, भूमि हस्तांतरण, प्रॉपर्टी दूसरों के नाम करने के लिए, कानून को मान्यता देने के लिए, ठीक है, राजाओं की अन्यथा या राजाओं के आदेशों को जारी करने के लिए, इन सब चीज़ों का क्या होता था, प्रयोग किया जाता था। लेखन के विकास के कारण ही इतिहास आज महत्वपूर्ण बन चुका है बच्चों, जिसके बारे में लेखन कला का विकास हुआ तभी तो इसके बारे में मैं इतना आपको विवरण बता पा रहा हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मेसोपोटामिया में साक्षरता की स्थिति का उल्लेख कीजिए। साक्षरता के बारे में हमें इसे बताना है। तो देखो बच्चों, पहला तो याद रखना, मेसोपोटामिया में तो
अगर मेसोपोटामिया के बच्चों साक्षरता के बारे में अगर बात की जाए तो मेसोपोटामिया में साक्षरता दर बहुत ही कम थी, क्योंकि वहाँ लिपि यानी चिन्हों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो काफ़ी पेचीदा थी, इन्हें पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। तो इसलिए मेसोपोटामिया की में साक्षरता दर क्या थी, बहुत कम थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण के अंतर्गत कितने प्रकार के शहरों का विकास हुआ था? तो देखो बच्चों, दक्षिणी मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के शहरों का विकास हुआ था। ठीक है, 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, और इन बस्तियों में मुख्य रूप से प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। ये शहर कई तरह के थे, जैसे कि अगर बात की जाए, प्रथम प्रकार के शहर में क्या होते थे, जिसको मंदिरों के रूप में विकसित हुए थे। दूसरे वह शहर थे जिनका विकास व्यापारिक केंद्रों के रूप में हुआ था, और तीसरे वह शहर थे जिनका विकास शाही शहर के रूप में हुआ था। ठीक है, और मंदिर विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थान होता था, और युद्ध की देवी मतलब जो है, जैसे युद्ध अगर भी देखा जाए, इनाना जो थी वो प्रेम और युद्ध की देवी थी, और चंद्र देवता और इनाना जो प्रेम थी। ठीक है, मतलब देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इनाना जो देवी थी, ठीक है, युद्ध और प्रेम की देवी थी। चंद्र जो उर के देवता थे। ठीक है बच्चों, चलो आगे की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे प्रश्न की बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेसोपोटामिया में प्रारंभिक मंदिरों के स्वरूप का वर्णन कीजिए। देखो, तो उत्तर, सबसे पहले मंदिर एक छोटा सा बच्चों देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। समय के साथ क्या हुआ, मंदिर को और ज़्यादा विस्तार किया गया, बड़ा बनाया गया, क्योंकि उनके खुले आंगन हो गए, चारों ओर क्या हो गए, कमरे बनने लगे थे। ठीक है ना। और कुछ मंदिर साधारण घरों की तरह होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी न किसी देवी देवता का घर ही हुआ करता था। मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के लिए क्या करते थे, उपहार और भेंट चढ़ाया करते, जैसे मछली हो गया, अंडा हो गया, अन्न हो गया, ये सारी चीज़ें चढ़ाया करते थे। ठीक है, चलो मेसोपोटामिया की ज़मीन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की ज़मीन की प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद वहाँ की कृषि हमेशा संकट में आने या होने के क्या कारण थे? तो देखो बच्चों, कई बार क्या होती है, जो फरात नदी थी, फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में बहुत ज़्यादा पानी जम जाता था, आ जाता था, जिसके कारण क्या होता था बच्चों, फसलें डूब जाती थी। ठीक है, दूसरा, कभी कभी क्या होता था बच्चों, जो कभी कभी नदियों की जो धाराएं होती थी वो अपना रास्ता बदल लेती थी, जिसके कारण खेतों में क्या होता, पानी नहीं मिल पाता था और खेत सूख जाते थे। ठीक है, ये तो मैंने बताया प्राकृतिक कारण। दूसरे थे मानव निर्मित कारण, जिसमें क्या होता था, कई बार क्या होता था बच्चों, ऊपरी जैसे धारा के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे, वो इतना ज़्यादा पानी को अपने खेतों में ले जाते थे कि नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था, गांव वालों को पानी नहीं मिलता था, जिससे कारण उनके खेत क्या होते, सूख जाते थे। दूसरा, कई बार जो धारा के ऊपर रहने वाले जो लोग थे, वो जब नदियाँ बहती थी तो उसमें गाद जम जाती थी, तो वो गाद को नहीं हटाते थे, जिसके कारण नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था, और कई बार ज़मीन और पानी के लिए इन लोगों के बीच क्या होते थे, झगड़े होते थे। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मेसोपोटामिया के लोगों के शहरी जीवन का वर्णन कीजिए। अब शहरी जीवन के बारे में अगर बात की जाए तो देखो बच्चों, पहला क्या था, उच्च वर्ग, यानी धन दौलत का अधिकांश भाग समाज के उच्च वर्ग के पास था, यानी अमीरों के पास था। एकल परिवार, यानी मेसोपोटामिया के समाज में क्या था बच्चों, एकल परिवार एक आदर्श माना जाता था। शादीशुदा जो बेटा होता था और उनका परिवार क्या होता था, अपने माता पिता के साथ ही रहा करता था, न्यूक्लियर फैमिली होती थी। ठीक है, इसके साथ जो परिवार का मुखिया यानी पिता जो होता था वो परिवार का मुखिया होता था, और परिवार पितृसत्तात्मक था या पितृ प्रधान था। विवाह की प्रक्रिया, यानी विवाह करने की सबसे पहले इच्छा की घोषणा की जाती थी। बाद में क्या होता था बच्चों, बाद में वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे, फिर सामान का आदान प्रदान होता था, फिर मंदिर पर जाके क्या कर देते थे, मंदिर में जाके विवाह कर देते थे। और विवाह के बाद क्या होता है, एक साथ मिलकर क्या करते थे, वर पक्ष और वधु पक्ष क्या करते थे, भोजन किया करते थे, और भोजन कर लेते थे। और भोजन करने के पश्चात क्या होता था बच्चों, फिर जो मतलब जो सास जो नहीं होती, सास होती है, ठीक है, वो वधु को लेने के लिए आती है। ठीक है, स्त्रियां जो होती थी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, जैसे खेत हो गए, पशु हो गए, ये पुत्रों को ही दिया जाता था। तो इस प्रकार का समाज था। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उर नगर की विशेषता। ओ माय गॉड, बहुत ही गजब है उज्र। ठीक है, देखो बच्चों, पहला नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, यानी उर नगर में क्या था बच्चों, नियोजन जिसे कहते हैं ना, नियोजन पद्धति का अभाव था, क्योंकि वहाँ जो गलियाँ थी घुमावदार थी और बहुत ज़्यादा पतली थी, और घरों का आकार भी क्या होता था, मतलब छोटा होता था, इतना बड़ा नहीं होता था। ठीक है, इसके साथ साथ टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी, यानी उर नगर में गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती थी और छोटी होती थी, जिससे पहिए वाली जो गाड़ियाँ होती थी वो घरों तक नहीं ले जा सकती थी।
ठीक है। इसके साथ साथ जल निकास प्रणाली की व्यवस्था, जल निकासी घरों के भीतरी आंगन में होता था ताकि बाहर गलियों में पानी से जो कीचड़ है ना हो। ठीक है, इसलिए जो क्या होता, जैसे जो बाहर नहीं होता, बाहर गलियों में कीचड़ ना हो, इसलिए क्या होता था बच्चों, जो नालियाँ होती थी वो है ना, जल निकास प्रणाली घर के अंदर किया जाता था। और इसके साथ साथ सुनो तो सही, क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे, अपना घर का सभी कूड़ा कचरा क्या करते थे सड़क पर फेंक देते थे, जिसके कारण जब बरसात होती थी, बारिश के समय पे क्या होता, कीचड़ कीचड़ हो जाता था। तो लोग क्या करते थे, अब तुम्हें लग रहा होगा यहाँ सफाई तो जरूर करते होंगे, नहीं, जब कीचड़ कीचड़ हो जाता तो लोग क्या करते थे कि अपने घर की दहलीजों को ऊंचा उठा देते ताकि कीचड़ बाहर ना आए। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते थे, सफाई नहीं करते थे। ठीक है, दरवाज़ों का निर्माण, उन नगर में क्या होता, कमरों के अंदर रोशनी किसी खिड़कियों से नहीं आती थी बच्चों, दरवाज़ों से ऊपर आती थी। और घर में क्या होता, आंगन जो होता था खुला होता था। ठीक है, और इसके साथ घरों के परिवारों की इससे गोपनीयता क्या होती थी, बनी रहती थी। और यहाँ बहुत सारे क्या थे, अंधविश्वास थे। जैसे घरों के निर्माण के विषय में कई प्रकार के अंधविश्वास थे। जैसे घर का दहलीज अगर ऊंची उठी होती थी तो धन दौलत आती थी। सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे घर की तरफ खुलता था तो वो सौभाग्य लेकर, मतलब दूसरे के घर की तरफ ना खुले तो वो सौभाग्य, अब जो स्त्री होती थी वो सौभाग्य लेकर आती थी। लेकिन अगर घर का दरवाज़ा किसी अन्य के घर के सामने खुलता था तो वो स्त्री अपने पति के लिए यातना, पीड़ा, दुख, दर्द लेकर आती थी। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों, यहाँ एक कब्रिस्तान होता था। ठीक है ना, और जो उरुक नगर के जो लोग होते थे इस कब्रिस्तान का प्रयोग करते थे। मृतकों को यहीं क्या होता, गाड़ा जाता था, जिसमें शासकों और अन्य लोगों की समाधि होती थी। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा अपने लोगों से प्रेम करते थे कि अपने घर के अंदर ही क्या कर देते थे, उन्हें दफना दिया करते थे, अपनी ज़मीन के नीचे ही क्या करते थे, दफना दिया करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ये कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो बच्चों एक्चुअली होता क्या था कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। जैसे होता क्या था, किसान और गडरिये के बीच क्या होता, अनेक बार झगड़े हो जाते थे। ठीक है, गडरिये कई बार क्या करते थे, अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए क्या होते थे, बोए गए खेतों से ले जाते थे। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता था, किसानों की फसलें खराब हो जाती थी। गडरिये कई बार क्या होता, किसानों के गांव पर हमला बोल देते थे। ठीक है, और उनका इकट्ठा किया हुआ जो माल है वो लूट लेते थे। कई बार जो होता था, क्या होता था बच्चों, कई बार बस्तियों में रहने वाले जो लोग थे इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं की नदी पार करने से रोक देते थे और झगड़े हो जाया करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बच्चों, और ये अंतिम प्रश्न है कि मारीनगर इतना समृद्ध क्यों था। भाई क्यों था इतना समृद्ध, देखो मारीनगर व्यापार के आधार पे काफ़ी समृद्ध था। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ से लकड़ी, तांबा, है ना बच्चों, नाव, ठीक है, द्वारा क्या होता था, नदी के रास्ते दक्षिणी तुर्की, सीरिया लाया जाता था और ले जाया जाता था यहाँ से सामान। मारीनगर के जो अधिकारी होते थे वो लदे हुए माल की जाँच करते थे और ये जो माल का 10% भाग क्या होता है, वसूला करते थे। और इस प्रकार से क्या होता, मारीनगर एक काफ़ी ज़्यादा व्यापारिक और समृद्ध हो गया था। तो ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा वीडियो लेट हो रही थी लेकिन अब लेट नहीं होगी। 4-5 दिन तक लगातार वीडियोज़ आएगी। आप लोगों को वीडियो को देखना है और फैलाते रहो वीडियो को। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद बच्चों।